फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनो नॉलेज। आज हम लोग द हिंदू के 24 जुलाई 2025 के एडिटोरियल द डेंजर ऑफ थॉट की एनालिसिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेंजर ऑफ थॉट, विचारों का खतरा। ये महाराष्ट्र में एक नया बिल लाया गया है, बिल पास भी हो गया है। उससे संबंधित ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है। तो ये जो विचारों का खतरा है, इसको आप एक फ्रेज भी मान सकते हैं, विचारों का खतरा। ये शीर्षक इस बात की ओर इशारा करता है कि अब विचार या सोच को भी खतरनाक माना जा रहा है। एक तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है, दूसरी तरफ सरकार अब कह रही है कि भाई आप अगर कुछ बोलेंगे जो सरकार के खिलाफ़ है, सत्ता के खिलाफ़ है, सरकार की कमियों को उजागर करेगा, तो आप पर केस चलाया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल इंडेंजर्स इंडिया एज एन ओपन सोसाइटी। महाराष्ट्र का सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक भारत को एक खुले समाज के रूप में खतरे में डालता है। ये लेखक के विचार हैं, एडिटर के विचार हैं। ये बताता है कि जो नया कानून है, भारत की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच है, उसको खतरे में डाल रहा है। तो इसमें जो लेखक लिख रहे हैं, एडिटर महोदय लिख रहे हैं कि द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी MSPS बिल 2024 फॉलोज द डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 सुरक्षा के नाम पे कार्यपालिका के अति हस्तक्षेप की चिंताजनक प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है। मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव जो है अपनी सीमाओं को पार कर रहा है और जो आम जनता है उसको, जो भारत के संविधान में जो बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसको काटा जा रहा है, छीना जा रहा है। तो इसमें एक जो वर्ड यूज हुआ एग्जीक्यूटिव ओवररीच, मतलब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो है, सरकारें जो हैं वो अपनी सीमाओं के बाहर जा रही हैं। इससे जनता परेशान होगी, कुछ लोग बोलने में लोग डरेंगे, कुछ लिखने में डरेंगे। दूसरा एक वर्ड है डिस्टर्बिंग पैटर्न। ये चिंताजनक प्रवृत्ति है और ये बढ़ती जा रही है, खासकर 10-15 सालों में ये और बढ़ती चली जा रही है। कारण ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया आ गया है, जिस तरह से प्रेस की मुखरता आ गई है, तो सरकारें परेशान हो जाती हैं जब उनके खिलाफ़ बोला जाता है। तो वो इसको रोकना चाह रही हैं, अपने खिलाफ़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। हर जगह डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप में बदलता जा रहा है। सरकार द्वारा सुरक्षा के नाम पर अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग एग्जीक्यूटिव का, वो दिख रहा है कि भाई शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और ये जो महाराष्ट्र में ये विधेयक जो पास हुआ है, ये उसी का हिस्सा है। अगला लाइन है कि द एग्जिस्टिंग लॉ आर ऑफन मिसयूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड क्रिटिक्स ऑफ द रूलिंग पार्टी इंक्लूडिंग कमेंटेटर्स। मौजूदा कानूनों का अक्सर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों, यहाँ तक कि टिप्पणीकारों, मतलब जो टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पे, अब अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, भाषणों में जनता के बीच जाकर उसके खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है। एनालिसिस क्लियर है कि सत्ता में बैठे लोग कानून का इस्तेमाल अपने आलोचकों को चुप करने के लिए कर सकते हैं। अगला लाइन है चार्जेस आर ऑफन वेग एंड स्वीपिंग एंड द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स पनिशमेंट इन मेनी ऑफ दीज केसेस। अक्सर क्या होता है कि आरोप अक्सर अस्पष्ट और व्यापक होते हैं। ज़बरदस्ती लोगों को फंसा दिया जाता है, पहले जेल पहुंचा दिया गया, अब जेल में जाइए, लड़ते रहिए, जेल से निकलने की कोशिश में लगे रहिए और निकलिए, उसके बाद कोर्ट आपको बरी भी कर दे, तब तक आपकी ज़िंदगी का कई महत्वपूर्ण समय आपका जेल में चला जाएगा। वेग एंड स्वीपिंग ये फ्रेज है, अस्पष्ट और बहुत ही सामान्य या विस्तृत, ठीक है। ये वेग होगा और स्वीपिंग होगा, मतलब आप पे जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या गलती की है, लेकिन पुलिस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी, जेल जाएंगे, लड़ते रहिए। प्रोसेस बिकम्स पनिशमेंट, कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी और कठिन होती है कि आप अपने आप में दंड बन जाती है। तो तारीख पे तारीख आप जब सज़ा से मुक्त होंगे, तब तक इतनी सज़ा आपको मिल चुकी होगी कि आप
अगली बार से वैसी गलती या वैसे सही चीज़ों को जिसको एग्जीक्यूटिव या सरकार के हिसाब से गलती है आप करने के पहले सोचेंगे। एनालिसिस यही है कि कानून की ये प्रक्रिया बड़ी जटिल और डरावनी होती है, बिना दोष सिद्ध हुए ही व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला लाइन है कि गिवन दिस पैटर्न द मूव of Maharashtra's Mahayuti government led by the BJP to create an entire law to criminalize a certain kind of thought portends danger to freedom and democracy। इस प्रवृत्ति को देखते हुए भाजपा नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा एक विशेष प्रकार की सोच को अपराध घोषित करने के लिए पूरा कानून बनाना स्वतंत्रता और लोकतंत्र के खतरे के संकेत देता है। लोकतंत्र पे खतरा हो ही गया है, अब आप बोलने ही नहीं देंगे। पोर्टेंट्स यहाँ एक वर्ड है इंग्लिश का, ये संकेत देता है। अक्सर निगेटिव एस्पेक्ट में, नकारात्मक तरह की, ये संकेत दे रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। महायुति जो है बीजेपी और जो उनके जो गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है वो महायुति सरकार बोलते हैं लोग। और इसकी एनालिसिस यही है कि सरकार यदि विचारों को भी अपराध मान ले तो लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीधा खतरा होता है, और ये लोग कर रहे हैं। ये एक राज्य में है, कई राज्यों में हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैव सेड दैट द न्यू लॉ वुड ओनली टारगेट दोज हु ट्राई टू अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बट द पॉसिबिलिटी, इंडीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स मिसयूज इज एपरेंट। काम जिस पर्पज से किया गया है वो दिखने में कुछ लग रहा है, सच्चाई कुछ है। ये ड्रैकोनियन लॉ ही माना जा सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नया कानून केवल उन्हीं लोगों को लक्षित होगा जो संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना, बल्कि प्रबल संभावना स्पष्ट है। तो लॉ ऐसा बना रहे हैं कि जो गलत करेंगे उनको सज़ा देंगे, लेकिन इसमें जो व्यक्ति मुखर है, जो सही बात बोलता है, उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी सज़ा दी जा सकती है। अंडरमाइन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कमज़ोर करना। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, विजिबल है। इसकी एनालिसिस यही है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद कानून के दुरुपयोग की आशंका स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि यह बढ़ जाएगी। The state says that it is seeking to prevent Maoists from brainwashing youth, professionals and civil servants through front organization। राज्य सरकार का कहना है कि वो माओवादी विचारधारा को युवाओं, पेशेवरों और सरकारी अधिकारियों में फ्रंट संगठनों के माध्यम से फैलने से रोकना चाहती है। अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि माओइस्ट जो हैं, जो माओवादी हैं, वो अपने विचारों से युवाओं को, जो काम करते हैं प्रोफेशनल वाइट कॉलर जॉब्स और सरकारी जो सेवक हैं, उन लोगों को ये लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसा समझा देते हैं सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें। तो सरकार को लगता है कि उसको रोकने के लिए ये लॉ लाए हैं, लेकिन इस माध्यम से कई युवा जेल में जा सकते हैं। कई पेशेवर जो बिजनेस, कई जो वाइट कॉलर जॉब है उसमें इंजीनियर्स आ सकते हैं, डॉक्टर्स आ सकते हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, सीए हैं, कोई भी है जो सरकार के खिलाफ बात करे और सरकार को अच्छा न लगे तो उनको इस कानून के माध्यम से सज़ा दी जा सकती है, जेल में भेजा जा सकता है, सरकारी अधिकारी भी फंस सकते हैं। ब्रेन वॉशिंग का मतलब ये होता है कि मानसिक नियंत्रण करना, मतलब आपके ब्रेन को कंट्रोल कर दिया जाए इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, कि माओवादी जो है अपने विचारों से एक निश्चल, एक इनोसेंट यूथ को, ऑफिसर्स को, प्रोफेशनल्स को ये प्रभावित कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। तो ये इनका अपना सोच है सरकार का लॉ लाने के पीछे। एनालिसिस इसका यही है कि तर्क दिया जा रहा है कि माओवादी विचारधारा को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है, लेकिन ये फ्रंट संगठन की परिभाषा बहुत अस्पष्ट है। फ्रंट संगठन नाम तो दे दिए कि इसमें माओइस्ट होंगे या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस माध्यम से ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं और अपने खिलाफ बोलने वालों को जेल के अंदर कभी भी डाल सकते हैं। लड़ते रहिए, बेल लेते रहिए। एज द प्रपोज्ड लॉ which is now awaiting the assent of governor before coming into force, the state government can declare any suspect organization as an unlawful organization। जैसा कि प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि अब लागू होने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित कर सकती है। इसमें दो वर्ड आए हैं, एक एसेट है,
एसेंट है, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति, तो ये एसेंट हो गया कि भाई गवर्नर की स्वीकृति की बात हो रही है। कमिंग इनटू फोर्स, जब कोई लॉ लागू हो जाता है तो उसके लिए इंग्लिश में जो फ्रेज़ है कमिंग इनटू फोर्स, लागू हो जाता है। इसकी एनालिसिस यही है कि सरकार को किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की शक्ति मिल जाएगी, जिससे मनमानी की संभावना बढ़ जाएगी। अब कोई संगठन बनेगा समाज सेवा के लिए ही, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार उसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन कर देगी, गैर कानूनी संगठन कर देगी। उनसे संबंधित लोगों का धरपकड़ होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। अब वो केस लड़ें, बेल लें, छूटें, लड़ते रहें। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि कई लोग निर्दोष जेल गए और बेल पर हैं, कई लोग तो अभी तक बेल भी नहीं पा पाए हैं। तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। Offense under the proposed law includes membership of such organizations, fundraising on their behalf, managing or assisting them, and committing unlawful activities। प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों में ऐसे संगठनों की सदस्यता लेना, उनके लिए धन जुटाना, प्रबंधन करना, सहायता देना और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देना शामिल है। अब इसमें इस कानून की इतनी शक्तियाँ व्यापक हैं, एनालिसिस यही किया जा सकता है कि इसमें सामान्य नागरिक भी आराम से चपेट में आ सकते हैं। किन्हीं को कहा जाएगा कि आपने कुछ डोनेट किया, वो भी पकड़े जा सकते हैं। कुछ लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी संगठन में, उनको भी कहा जा सकता है कि आप जुड़े हुए हैं और उनको परेशान किया जा सकता है कानून से। अगला वो इस एडिटोरियल का पैराग्राफ 2 का पहला लाइन है कि द बिल्स फोकस इज ऑन people and organization that act as a front of Maoist, and what is unlawful is so broadly defined that anyone can be its target। वही बात है कि यह विधेयक उन लोगों और संगठनों पर केंद्रित है जो माओवादियों के लिए फ्रंट के रूप में काम करते हैं, और गैर कानूनी को इतनी व्यापक रूप से परिभाषित किया है कि कोई भी इसका लक्ष्य बन सकता है। ब्रॉडली डिफाइंड, इसका मतलब यही है कि कोई भी आदमी इसमें आ जाएगा, कोई भी आदमी, आम आदमी भी चपेट में आ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा उसने क्या गलती की, और एक दिन पुलिस आई और उनको टांग के ले जाएगी। अगला लाइन है, among other things according to the bill, unlawful is any action taken by an individual or organization, whether by committing an act or by words either spoken or written, or by sign or by visible representation or otherwise, which constitutes a danger or menace to public order, peace and tranquility। इस विधेयक के अनुसार वह कोई भी कार्रवाई हो सकती है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा की गई हो, चाहे वह कार्य रूप में हो, बोले गए लिखे गए शब्दों के रूप में हो, संकेत या दृश्य अभिव्यक्ति में हो। यदि वह सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करे तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। 2 वर्ड्स आए हैं, मीनेस का मतलब खतरा, बुराई होती है, ये समाज के लिए खतरा इनको लगता है सरकार को। ट्रैंक्विलिटी, शांति के लिए वर्ड होता है। ट्रैंक्विलाइजर, जो दवा भी दी जाती है नींद आने वाली, उसके लिए यूज होता है ट्रैंक्विलाइजर। तो ये 2 वर्ड है, ट्रैंक्विलिटी और मीनेस। ट्रैंक्विलिटी, तो ऐसा सरकार को लगता है कि बोलने, लिखने और प्रदर्शन करने मात्र से अगर सरकार को खतरा महसूस हो तो उसे अपराध मान लेगी। मतलब आप कुछ लिखिए आर्टिकल, कुछ माइक पर बोलिए, लोगों के बीच भाषण दीजिए, इंटरनेट पे कुछ लिखिए, इंस्टा पे कुछ लिखिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, सरकार को खतरा लगेगा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। Offense are cognizable and accused कैन बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट। अब देखिए, अपराध संज्ञेय है, यहाँ समझना है कॉग्निजेबल, पहले पढ़ लिया जाए। अपराध संज्ञेय है और आरोपियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल जो है ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब ऐसा ये जो लॉ बना रहे हैं इसमें सज़ा समझ लीजिए इसको कानूनन रूप से। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध जिसमें सज़ा जो है वो 2 साल से ज़्यादा की होती है। इसमें बेल जो है आपको कोर्ट से लेना होगा, उसके पहले अगर आप पे केस हो गया तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो इससे पुलिस को बिना रोक टोक लोगों को गिरफ्तार करने की खुली छूट मिल जाती है। तो जो सरकार के खिलाफ बोलेगा पहले पुलिस उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेगी। पुलिस किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में है, नेताओं के हाथ में है, मुख्यमंत्री के हाथ में, उनके मंत्रियों के हाथ में, ऑफिसर्स के हाथ में है। ऊपर के जो आका हैं सरकार के, वो जो अगर अपने पुलिस को कहेंगे कि फलां हमारे खिलाफ बोल रहा है उसको पकड़ लो तो पकड़ लेंगे, अब वो लड़ते रहें। Punishment includes jail term of 2 years to 7 years along with fine ranging from 2 लाख to 5 लाख। यही हमने आपको बताया कि 2 साल से
से 5 साल तक की सज़ा, यही कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। इसमें पुलिस अगर केस हो गया तो अरेस्ट कर लेगी। 2 साल से कम वाले सज़ा वाले अपराध में कई बार पुलिस थाने से आपको बेल मिल सकता है, लेकिन यहाँ जो है आप 2 साल से इसलिए जान के इसको किया गया है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान किया गया है, ताकि अगर एक बार आप पे केस दर्ज कर लिया गया तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब आप बेल के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अब आप लड़ते रहें। सज़ा में 2 साल से 7 साल तक की सज़ा और 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी शामिल है। एनालिसिस क्लियर है कि सज़ा सख्त है और ये डर का माहौल बना सकता है किन लोगों के बीच, जो कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ, जो कुछ लिखते हैं सरकार के खिलाफ। अगला लाइन है, द स्टेट आर्ग्यू द छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हैव इनेक्टेड पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट एंड बैन 48 नक्सल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका कहना है कि हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाए गए हैं और 48 नक्सल फ्रंट संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनेक्टेड मतलब कि लागू किया गया है। सरकार अपने कारनामे को और जो काम गलत करने जा रही है वो खुद को सही ठहराने के लिए अन्य राज्यों का उदाहरण दे रही है कि भाई चूंकि ये और भी जो नक्सल से प्रभावित राज्य हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन लोगों ने ऐसे कानून बनाए हैं और 48 नक्सल फ्रंट संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। तो ठीक है, नक्सल फ्रंट संगठन जो है ये डिसाइड सरकार करने लगी तो कोई आम व्यक्ति भी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में अगर गरीबों की कुछ मदद कर रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बोल रहा है, पुलिस अत्याचार के खिलाफ बोल रहा है, तो सरकार, पुलिस, वो लोग उस पे कार्रवाई कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, इस कानून के अंतर्गत उन पे कड़ी धारा लगा सकते हैं। The opposition parties offered feeble resistance to the bill and raised some broad concern regarding its misuse, but it was passed in assembly through a voice vote. विपक्षी दलों ने इस विधेयक का हल्का विरोध किया, feeble resistance, कमजोर विरोध, और इसके दुरुपयोग के लिए कुछ सामान्य चिंताएं उठाई, लेकिन इसे विधानसभा में वॉइस वोट के माध्यम से पारित कर दिया गया। मतलब कि विपक्ष, सारे नेता एक ही हैं, विपक्ष भी सोचता है कभी हम भी सरकार में आएंगे तो इसका यूज करेंगे, तो उन लोगों ने इस बिल को पास होने दिया, हल्का फुल्का विरोध किया और कुछ ज़्यादा विरोध नहीं किया। और एक वॉइस वोट होता है असेंबली में, पार्लियामेंट में, जब ऐसा लगता है कि इसके समर्थक, इसके विरोधी किसी बिल को पास कराने के लिए अगर समर्थन ज़्यादा है और विरोध कम है, अगर सरकार बहुमत में है, उनके सफिशिएंट एमएलएज या एमपीज़ हैं, आराम से ये विधेयक अगर वोटिंग भी प्रॉपर हो तो पास हो जाएगा, तो इसको वॉइस वोट से कराया जाता है असेंबली या पार्लियामेंट में। पूछा जाता है येस, नो। अगर येस की ज़्यादा आवाज़ आए स्पीकर को कि नहीं येस बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ये वॉइस वोट से सदन में पास हो जाता है, या वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधान परिषद हो। तो क्लियर था कि वहाँ की सरकार बहुमत में है, उनके एमएलए ज़्यादा हैं, स्पीकर को पता है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स ज़्यादा हैं जो सरकार के पक्ष में हैं, तो ये आराम से पास हो गया, वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एनालिसिस यही कि विपक्ष ने प्रभावी विरोध नहीं किया, जिससे बिल आसानी से पास हो गया। As an afterthought, the Congress and the Shiv Sena (UBT) protested on the floor when it was taken up in the Legislative Council. अब देखिए महाराष्ट्र, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। बाद में कांग्रेस और शिवसेना ने, शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे जी की जो वो पार्टी है, विधान परिषद में जब यह लाया गया तब विरोध दर्ज कराया। तो जब विधान परिषद, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भारत में सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, बिहार में है। तो वहाँ उसमें कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, बाकी जो दूसरी शिंदे साहब की शिवसेना है वो तो सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, लेकिन कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने इसका विरोध किया, लेकिन ये पास हो गया। आफ्टर थॉट एक वर्ड आ रहा है, आफ्टर थॉट जो वर्ड है ये, इसका ये मतलब है कि देर से आया हुआ विचार या प्रक्रिया। अब देर ही था, क्या है, वो पास होना ही था, वो लोग भी जान ही रहे थे कि पास हो ही जाएगा, तो उसमें उन लोगों को कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि ये बिल पास होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, तो उन्होंने इसको पास होने दिया। द बिल हैड गॉन
through a long deliberate process, but as it turned out, all parties appeared to be in agreement, barring the lone CPI-M MLA who protested against it on the floor of the assembly. ये विधेयक एक लंबी विचार प्रक्रिया से गुजरा, लेकिन अंततः सभी पार्टियां सहमत दिखाई दी, सिवाय एकमात्र CPI-M विधायक थे जिन्होंने विधानसभा में इसका विरोध किया। विधान परिषद में पास ही हो गया था, विधानसभा में एक ही CPI-M जो है माओवादी मार्क्सवादी CPI जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसके जो वो MLA थे एक, उन्होंने विरोध किया, लेकिन एक आदमी के विरोध से क्या होगा, बहुमत तो इस बिल को पास कराने के पक्ष में था। तो एक डेलिबरेटली प्रोसेस, मतलब सोच समझ कर बहुत लंबी प्रक्रिया ली गई थी, सभी लोगों से विचार किया गया था। तो एक तरह से समझिए कि सब लोग इसके समर्थन में थे और ये बिल पास हो गया। एनालिसिस यही है कि सभी लोग, सभी राजनीतिक दल इस विधेयक के पक्ष में थे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक है। ये अभी अच्छा लग रहा है विपक्ष को या विरोधियों को, लेकिन जिन पर लागू किया जाएगा, नेताओं पर, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेताओं पर भी इस बिल के माध्यम से केस दर्ज करा सकते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। अभी ये बात नहीं समझ में आ रही है, धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन जनतंत्र का अब यही रूप है जो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में बदलता जा रहा है। ये एक इसकी एक इमेज है, डेंजर ऑफ थॉट्स, आप इसको देखें। जो पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाई गई है उसमें क्या समस्याएं हैं, इसका समाधान क्या है, किस तरह का प्रेशर बनाया जाएगा। तो आज की एनालिसिस यहीं ख़त्म होती है। कल हम लोग फिर से आएंगे और अगले दिन के हिंदू के एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।